नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम जीवित नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला किया है कि इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए देश को ये जानकारी दी। मेरा मानना है कि लाल कृष्ण आडवाणी इस सरकार 10 साल के सरकार के शासनकाल की बात करें तो इस सरकार में सबसे डिजर्विंग जो भारत रत्न के लिए जो व्यक्ति था वो लाल कृष्ण आडवाणी, कम से कम प्रणब मुखर्जी से तो ज़्यादा ही डिजर्विंग थे। प्रणब मुखर्जी ने संघ की विचारधारा के लिए या सनातन की विचारधारा के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई देश के विकास में या देश की पहचान बनाने में या देश की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने में कोई बड़ा योगदान नहीं किया था, जिसके कारण उनको भारत रत्न दिया जाए। उनको भारत रत्न शुद्ध राजनीतिक कारणों से दिया गया था और उस समय भी मुझे लगा था कि लाल कृष्ण आडवाणी से पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया जाना ये शायद उचित नहीं है, लेकिन राजनीति अपने तरीके से चलती है। अब उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हुई है तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो अलग अलग लोग अलग अलग इसमें कारण और मीमांसा उसकी कर रहे हैं, कारण खोज रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चूँकि जन नेता कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, मंडल को रिप्रेजेंट करते हैं वो, इसलिए कमंडल को रिप्रेजेंट करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। ये मंडल का जवाब है कमंडल से भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मेरा मानना है कि लाल कृष्ण आडवाणी को इतने छोटे उद्देश्य के लिए ये भारत रत्न देने का फैसला नहीं हुआ। हालांकि ये थोड़ा सा देर से लिया गया फैसला लगता है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और ये पुरस्कार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मिलता है तो ये सोने में सुहागा जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वभाव को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाने वालों की इस देश में कमी नहीं है, खासतौर से उनके विरोधियों में तो बिल्कुल नहीं है। उनके विरोधी जो उनकी छवि बनाते हैं वो बिल्कुल उनको जो है एंटी डेमोक्रेटिक और कट्टरवादी और उसके साथ साथ उनको विंडिक्टिव भी बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना किस तरह से नरेंद्र मोदी की स्वभाव की अंदरूनी परतें खोलता है। और इसकी शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी से नहीं करनी पड़ेगी, इसकी शुरुआत 2014 से करनी पड़ेगी, जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2013 में बनाया गया और 2014 में प्रधानमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, पार्टी ने चुनने का फैसला किया। लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाऊंगा। ये बात है 2002 की। 2002 का चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, टिकटों का बंटवारा हो रहा था। हरेन पंड्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गुजरात के थे, नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्रालय संभाल चुके थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि कैबिनेट की बातें जो हैं वो बाहर सार्वजनिक की और उनमें से कुछ बातें सही भी नहीं थी। इस बात से नरेंद्र मोदी को बहुत नाराज़गी थी। देखिए इस घटना से आपको ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक फ़ायदे के लिए समझौता नहीं करते हैं। वो सैद्धांतिक मामलों पर बिल्कुल अपने सिद्धांत पर अड़े रहते हैं। हरेन पंड्या को पूरी पार्टी चाहती थी कि टिकट मिल जाए, नरेंद्र मोदी किसी हालत में उनको टिकट नहीं देना चाहते थे। 3 लोग गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे नरेंद्र मोदी को मनाने के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अरुण जेटली जो राज्यसभा सदस्य, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री तो थे ही, गुजरात के प्रभारी भी थे। और तीनों ने समझाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा कहना था कि अगर आप लोग उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप उनको राज्यसभा में ले जाइए, आप उनको केंद्र में मंत्री बना दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। उनको राज्यसभा में जिताकर भेजना मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन मैं विधानसभा का टिकट उनको नहीं दूंगा। तो आखिर में कहा गया कि अटल जी चाहते हैं कि हरेन पंड्या को टिकट मिले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हमारे नेता हैं, हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उनकी बात मैं नहीं टाल सकता। तो एक काम कीजिए आप लोग कि फिर विधानसभा चुनाव किसी और के नेतृत्व में करा लीजिए। मतलब साफ था कि फिर मेरे नेतृत्व में विधानसभा चुनाव नहीं होगा।
तीनों लोगों को संदेश मिल गया कि नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं है। अटल जी की बात आ गई, इसलिए वो ये तो मानने को तैयार हो गए, लेकिन खुद मैदान से हटने को भी तैयार हो गए। आखिर में हरेंद्र पंड्या को टिकट नहीं मिला। तो ये एक उदाहरण है कि उस सिद्धांत से किस तरह समझौता नहीं करते। जिस सैद्धांतिक आधार पर उन्होंने टिकट देने से मना किया, उस पर आखिर तक अड़े रहे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने और मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव का नेतृत्व करने से भी उन्होंने मना कर दिया। पार्टी समझ गई, इसलिए जो है हरेंद्र पंड्या को टिकट नहीं मिला। दूसरी बात, आप 2014 में आ जाइए और 2013 को जरा याद कीजिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना जाना था पार्लियामेंट्री बोर्ड से, भारतीय जनता पार्टी के। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो सदस्य थे उनमें बहुमत लालकृष्ण आडवाणी का था। उनमें उनकी करीबी सुषमा स्वराज भी थी। सुषमा स्वराज धुर विरोधी थी मोदी की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में। वो किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के मिनट्स अगर देखे जाएं तो उसमें आपको मिल जाएगा, उन्होंने कहा कि मेरा विरोध दर्ज किया जाए, मेरा डिसेंट नोट दर्ज करो। राजनाथ सिंह उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा मेरा विरोध दर्ज किया जाए, मैं विरोध करती हूं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का। उनके साथ और कई लोग थे और उनके पीछे उनके सर पर जो वरद हस्त जिसका था, उनका नाम था लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा का जब से गठन हुआ 1980 से लेकर उस समय तक कोई ऐसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं हुई जिसमें लालकृष्ण आडवाणी शामिल न हुए हो। गोवा की कार्यकारिणी में शामिल नहीं हुए क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी को जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे, विधानसभा के चुनाव, खासतौर से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, उनका चुनाव प्रभारी चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया जाना था। लालकृष्ण आडवाणी ने आखिर में सुझाव दिया कि शिवराज सिंह चौहान को बना दिया जाए या दोनों को ज्वाइंट रूप से बना दिया जाए, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया। उस समय इसकी शुरुआत की गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहली बार मोदी का नाम लिया अभियान समिति के चेयरमैन के रूप में और उसी ने रास्ता प्रशस्त किया उनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का। तो उस समय अनंत कुमार खिलाफ थे, वेंकैया नायडू दोनों तरफ थे, आडवाणी जी के विरोध में नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के पूरी तरह से पक्ष में थे, ये भी कहना मुश्किल है। अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, ये तमाम लोग थे जो अंदर अंदर नहीं चाहते। सुषमा स्वराज खुलकर बोल रही थी, बाकी लोग खुलकर बोल नहीं रहे थे, लेकिन वो लालकृष्ण आडवाणी के साथ थे और लालकृष्ण आडवाणी किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, घोषित किया जाए। उन्होंने नीतीश कुमार को संदेश भिजवाया। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जब राजनाथ सिंह से पहले नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने नीतीश कुमार को आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं करेगी। नीतीश कुमार को ये आश्वासन देने के लिए राजनाथ सिंह तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता जिसे पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता मुझे मार डालेगा। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमने नहीं माना तो सबसे पहले हमारा कार्यकर्ता ही हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता। लालकृष्ण आडवाणी ने संदेश भिजवाया नीतीश कुमार को, कहा कि उनको कह दीजिए कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया था उस पर हम अब भी कायम हैं, वो एनडीए से नाता न तोड़ें। पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमारा बहुमत है और हम ये प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे। और याद कीजिए, अगर आपको उस समय का घटनाक्रम याद हो, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी और उसमें था कि बहुमत किस तरफ होगा। लालकृष्ण आडवाणी अपने घर पर थे और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि बहुमत का पड़ला किस ओर झुकता है। उनके घर के पोर्टिको में उनकी गाड़ी लग चुकी थी, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जाना था। आखिरी समय तक उनका इंतज़ार होता रहा, लेकिन जब उनको लगा कि उनका बहुमत चला गया है तो उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जाने से मना कर दिया और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं गए और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया नरेंद्र मोदी को
प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का। उसके बाद की कहानी सब इतिहास है, आपको सब पता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ तक विरोधी थे नरेंद्र मोदी के। 14 में सरकार बनने के बाद बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जब 17 में मौका आएगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनाने का, तो लाल कृष्ण आडवाणी को दोनों में से कोई ना कोई पद तो मिलेगा ही, लेकिन नहीं मिला। तो ये माना गया कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है नरेंद्र मोदी की। लेकिन ज़रा 2014 पर नज़र डालिए, अनंत कुमार हों, वेंकैया नायडू हों, या फिर जो है सुषमा स्वराज, सबसे ऊपर नाम रखिए सुषमा स्वराज का। इतना खुला विरोध करने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने उनको न केवल अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, कोई संघ का दबाव नहीं था। सुषमा स्वराज का संघ से कोई नाता नहीं था कि संघ से दबाव की बात कही जा सके, किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी दबाव डालने की स्थिति में नहीं रह गए थे, लेकिन सुषमा स्वराज को मंत्रिमंडल में शामिल किया और सीसीएस का सदस्य बनाया, उनको विदेश मंत्री बनाया। और आपको मालूम है कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और उसके अलावा वित्त मंत्री, इतने सदस्य होते हैं। तो एक तरह से सरकार की सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति होती है। उस समिति में सुषमा स्वराज को शामिल किया और 5 साल जब तक वो मंत्री रही, विदेश मंत्री रही, कभी एक दिन भी ये खबर गलती से भी अफवाह के रूप में भी नहीं आई कि नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज के बीच में खटपट है या सुषमा स्वराज का कोई अपमान किया प्रधानमंत्री ने। जितना सम्मान उनको दिया, उनका जो सबसे करीबी होता उसको जितना दे सकते थे, उससे ज़्यादा मेरा मानना है सम्मान दिया। इसलिए वो लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ कोई राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का मन नरेंद्र मोदी की तरफ से मैला ही रहा, साफ नहीं हुआ। मेरा मानना है कि 2 काम ऐसे किए लाल कृष्ण आडवाणी ने जिसकी वजह से उनका जो गरिमामयी व्यक्तित्व था उस पर बड़ी चोट पहुंची, उस पर आक्षेप लगा। पहला, जिन्ना की मज़ार पर जाना, और दूसरा था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से रोकना। वो इस बात को रिकंसाइल नहीं कर पाए, इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए कि नरेंद्र मोदी उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए और प्रधानमंत्री भी बन गए। इसके बावजूद आप नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का बड़प्पन देखिए। चाहे उससे पहले 2014 में जो विरोधी थे उनको मंत्री बनाने की बात हो सुषमा स्वराज सहित, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की बात हो, उन्होंने अपने पर्सनल ईगो या अपने व्यक्तिगत अहंकार को या अपने जो है ग्रज, जो है पॉलिटिकल ग्रज कह सकते हैं आप, पॉलिटिकल नाराज़गी कह सकते हैं, इसको कभी आड़े नहीं आने दिया अपने राजनीतिक फैसलों, सरकारी फैसलों में। लाल कृष्ण आडवाणी से अगर ज़रा भी नाराज़गी उनको रखनी होती तो वो ये पुरस्कार उनको कभी नहीं देते, और इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं था। मैं नहीं मानता कि उन पर कोई दबाव था या उन पर कोई दबाव डाल सकता है। आज इस स्थिति में कोई नहीं है, पहले भी नहीं था, आज तो बिल्कुल ही नहीं है। जब स्वास्थ्य के कारणों से विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट की ओर से, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य के कारण लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाने का फैसला किया है, तो तमाम तरह की खबरें चली। ये माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं, अयोध्या आंदोलन में उनका जो योगदान है लाल कृष्ण आडवाणी का, उसको कम करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नरेंद्र मोदी के मन में आ सकती है, ये उनके स्वभाव के विपरीत है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में, जितना सार्वजनिक जीवन है जो सबके सामने है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी लकीर को छोटा करने की कोशिश नहीं की, हमेशा बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। आज वो देश में, दुनिया में जो इतने सराहे जा रहे हैं, इतना उनको स्नेह प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, उसका कारण यही है कि वो हमेशा बड़ी लकीर खींचने के पक्ष में रहे हैं और वही करते रहे हैं। देश में, पार्टी में, संगठन में, समाज में और दुनिया में उन्होंने बड़ी लकीर खींचने का काम किया है, जिसको पूरी दुनिया आज
स्वीकार कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलना ये इस बात को साबित करता है, स्थापित करता है कि नरेंद्र मोदी का स्वभाव किस तरह का है। बदला लेने वाला तो कतई नहीं है, मन में कोई कटुता रखने वाला बिल्कुल नहीं, बदले की भावना से काम करने वाला बिल्कुल नहीं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा सार्वजनिक जीवन में जिसके खिलाफ उन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई की होगी। हालांकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने वालों की लंबी सूची है। आने के बाद जो भी हुआ, जिनके खिलाफ भी हुआ, जो कानून और संविधान के मुताबिक है वही कार्रवाई हुई। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर या नियम तोड़कर, संविधान तोड़कर या परंपरा तोड़कर कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि वो फलां से बदला लेना चाहते हैं। तो भला लाल कृष्ण आडवाणी से क्यों बदला लेना चाहेंगे, जिन्होंने उनको गढ़ा, उनको बनाया। नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा थी, जो सोमनाथ से चली थी, अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार में जिसको रोक दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया लालू प्रसाद यादव की सरकार द्वारा, उसके पहले रथी नरेंद्र मोदी ही थे। गुजरात में रथ यात्रा का जो भी कार्यक्रम था, जिस तरह से बनाया नरेंद्र मोदी ने और उसको जैसी सफलता मिली, भाजपा में किसी को उम्मीद नहीं थी। खुद लाल कृष्ण आडवाणी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। वो अकेला पुरुषार्थ केवल और केवल नरेंद्र मोदी का था, लेकिन उसका श्रेय लेने का उन्होंने इतने सालों में कभी प्रयास किया हो, ऐसा कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो वो श्रेय लेने की बजाय श्रेय देने के पक्ष में रहते हैं और बदले की भावना से कभी काम नहीं करते। उनको मालूम है कि जिस दिन बदले की भावना से काम करने लगेंगे, वो खुद ही अपने व्यक्तित्व को छोटा कर देंगे। तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को विराट बनाया है। इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलना न केवल उनका सम्मान है, बल्कि नरेंद्र मोदी के गरिमापूर्ण व्यवहार का भी प्रतीक है, उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुरूप है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।